नमस्कार की न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर के बाद जापान दौरे और लगातार मिल रहे निवेश प्रस्तावों की। साथ ही दिखाएंगे उत्तराखंड में 7 मार्च को सालों से अपनी पहचान और सम्मान की बाट जोह रहे 153 शरणार्थियों को मिलने जा रही नागरिकता पर अपनी खास रिपोर्ट। और हम बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण आरोप मामले की और चलते चलते बात होली पर मिलावट की गोरख धंधे की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की राजधानी टोक्यो में कई अहम बातें कही। अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण में सीएम योगी ने जापान के दिग्गज उद्योगपतियों के सामने नया उत्तर प्रदेश विजन पेश किया। उन्होंने साफ कहा, यूपी आज देश के सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है और निवेश के लिए सबसे सुरक्षित डेस्टिनेशन भी। ये रिपोर्ट देखिए। टोक्यो में योगी का गुरु मंत्र, यूपी भारत का ग्रोथ इंजन है, निवेश यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। हमने सेल्स स्किल और स्पीड को जोड़कर विकास की नई परिभाषा लिखी। ग्रेटर नोएडा में जापान और सिंगापुर के लिए समर्पित इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी। सेमीकंडक्टर और ईवी सेक्टर में यूपी नई क्रांति के लिए तैयार है। ब्रांड यूपी की टोक्यो में गूंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का 25 फरवरी का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश हासिल करने के बाद उन्होंने टोक्यो में ब्रांड यूपी की ताकत दिखाई। सिंगापुर में भारी निवेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन ब्रांड यूपी की टोक्यो में गूंज हुई। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने टोक्यो के इंपीरियल होटल में आयोजित एक भव्य रोड शो को संबोधित किया। दिलचस्प बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जापानी भाषा में की, जिससे वहां मौजूद निवेशक काफी प्रभावित दिखे। योगी ने कहा कि यूपी अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है और कानून व्यवस्था के मामले में निवेश का स्वर्ग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सुबह टोक्यो पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी जापानी भाषा और हिंदी में संदेश साझा करते हुए लिखा, भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेस हाईवे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और मैं आमंत्रित करूंगा जापान के अपने बिजनेस लीडर्स को कि वे उत्तर प्रदेश में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एयर कनेक्टिविटी में जितनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। उगते सूरज की नवमीशी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा का आदित्य का नमस्कार। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के संबोधन की बड़ी बातें। पिछले 9 वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गई है। यूपी ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यूपी को 25 करोड़ की आबादी वाला एक विशाल बाजार और कौशल का केंद्र बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा केवल भाषण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सुजुकी मोटर्स, तोशिबा, क्यूटोबा और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की। सबसे खास बात यह रही कि सीएम योगी ने जापानी तकनीक की मिसाल मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का 100 किलोमीटर ट्रायल सफर भी किया। ये ट्रेन पारंपरिक पटरियों के बजाय चुंबकीय तकनीकी पर तैरती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। बता दें कि इस सफर का मकसद ये रहा कि उत्तर प्रदेश के आधुनिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई संभावनाएं तलाशी जा सके। वहीं चर्चा इस बात पर भी हुई कि कैसे जेवर एयरपोर्ट के पास बने रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में जापानी कंपनियां अपना बेस बना सकती हैं। जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो
या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। ग्रेटर नोएडा में बनेगा मिनी जापान प्रोजेक्ट। जापान सिटी निर्माण, लगभग 500 एकड़ भूमि आरक्षित। सेक्टर 5A ग्रेटर नोएडा जीरा क्षेत्र। जापानी कंपनियों को एक ही जगह पर फैक्ट्री, आवासीय और कमर्शियल सुविधाएं देना। सीएम योगी ने कंपनी के मैनेजिंग ऑफिसर काजुकी शिंजो से मुलाकात की और उन्हें सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया। इस कंपनी के साथ सीएम ने यूपी में लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउसिंग के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कंपनी को जेयर में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं सुजुकी और तोशिबा जैसी कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही कि सीएम योगी के इस दौरे का असर जल्द ही यूपी की जमीन पर दिखेगा। सिंगापुर से करीब 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की पुख्ता जमीन तैयार करने के बाद अब जापान से भी बड़े निवेश की उम्मीद है। कह सकते हैं एक ट्रिलियन के दौर में यूपी अब लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के लिए 7 मार्च का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। सालों से अपनी पहचान और सम्मान की बाट जो रहे 153 शरणार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। देवभूमि की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत पात्र लाभार्थियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। हरिद्वार में होने वाला यह कार्यक्रम न केवल मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों के शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। CAA और धामी की राष्ट्र प्रथम की नीति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के प्रबल समर्थकों में से एक हैं। उनका स्टैंड इस कानून को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक और राष्ट्र प्रथम की नीति पर आधारित रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी का मानना है कि CAA उन शरणार्थियों के लिए न्याय का मार्ग है जो दशकों से धार्मिक उत्पीड़न सहकर भारत आए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देना भारत का नैतिक कर्तव्य है। उत्तराखंड में CAA का सफल कार्यान्वयन। आपको बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। फरवरी 2026 की हालिया रिपोर्टों के अनुसार उत्तराखंड में रह रहे 153 शरणार्थियों, जिनमें 147 पाकिस्तान और 6 अफगानिस्तान को नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीएम धामी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इन परिवारों को वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार अपना अधिकार और पहचान मिली है। सीएम धामी अक्सर जनसांख्यिकी परिवर्तन के खतरों पर बात करते हैं। उनका स्टैंड है कि CAA वास्तविक शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। वे इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि घुसपैठियों और वैध शरणार्थियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता UCC लागू किया है। सीएम धामी का तर्क है कि जिस तरह देश की सुरक्षा के लिए CAA जरूरी है, उसी तरह सामाजिक समानता के लिए UCC आवश्यक है। वे इन दोनों को एक मजबूत और विकसित भारत की नींव के रूप में देखते हैं। देखिए, भारत सरकार CAA का कानून देश के अंदर लेकर आई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ऐसे हिंदू, ईसाई, बौद्ध जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ, उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के
नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है, और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा जो अपना जीवन परेशानियों में जी रहे थे उन देशों में। वहीं बरसों का इंतजार, अपनों से बिछड़ने का दर्द और अब अपनी ही धरती पर अपनी पहचान। उत्तराखंड में सीएए को लेकर एक नई सुबह होने वाली है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मौका होगा उन 153 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता सौंपने का, जिन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न सहा और भारत को अपनी शरण स्थली बनाया। बताया जा रहा है कि गृह विभाग की कड़ी जांच के बाद भारत सरकार ने इन आवेदनों पर मुहर लगाई है। इनमें पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 लोग शामिल हैं। हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के इन लोगों के लिए ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बहरहाल ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब धामी सरकार अपने सफल 4 साल पूरे करने का जश्न मना रही है। हरिद्वार का ये मंच विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ अपने आने वाले चुनाव साल के लिए बीजेपी के एजेंडे को भी सेट करेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है। भारत सरकार ने इसके लिए एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसका उपयोग उत्तराखंड में रह रहे शरणार्थी कर सकते हैं। नागरिकता आवेदन प्रक्रिया: सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर साइन अप करें। लॉगिन करने के बाद नागरिकता अधिनियम की धारा 6B CAA के तहत निर्धारित फॉर्म भरें। मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। निर्धारित आवेदन शुल्क लगभग 50 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करें। सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर फॉर्म 9 के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक पावती जनरेट होगी। आपको बता दें कि आपके आवेदन की जांच जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों की समिति करती है। वे आपके मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए आपको बुला सकते हैं। सत्यापन के बाद आवेदक को भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। अंत में राज्य स्तरीय समिति नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लेती है। प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित होता है, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि विभाजन और उत्पीड़न की टीस झेलकर आए इन परिवारों के लिए 7 मार्च की तारीख एक नया जीवन लेकर आएगी। अब वे शरणार्थी नहीं, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हलचल तेज है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कानूनी भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। बच्चों के यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों के बाद प्रयागराज पुलिस वाराणसी में डेरा डाले है। क्या ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी पर करेंगे बात। क्या है शंकराचार्य यौन शोषण आरोप का मामला? प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर जयपाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured
the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of
persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was a towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Zoo in Ahmedabad. The actor David Abraham Cheulkar, or Uncle David, become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations, among many other things, over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland.